All right, good morning, guys. So, कम ही स्टूडेंट्स हैं आज, 4 ही स्टूडेंट्स हैं आज। इसके पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे? 10 थे। 10 थे। तो 2-4 मिनट और रुक जाएं, एक बार बाकी लोगों के ज्वाइन करने का वेट कर लेते हैं। ओके सर। तब तक मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता हूँ। कहाँ गया काइनेटिक्स वाला? हम्म, हम्म, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो 67, एक मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्राई करो।
ऑलराइट, ठीक है। सो आई थिंक सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैं इसका एक बार क्विकली आंसर समझा देता हूँ। एलिमेंट्री का मतलब होता है कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है। ये मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा जब हम लोग एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अंतर करेंगे, पर ठीक है, अभी एलिमेंट्री मतलब ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर नोटिस करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी के इंटू प्रेशर ऑफ ए की पावर 1 इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर 2, ठीक है। अब इसमें देखो कैसा दिया हुआ है, दैट ए गैस प्लस 2b गैस, ये सी गैस प्लस डी गैस बना रहा है, एंड टाइम 0 पर इसका 0.6 ATM है, इसका 0.8 ATM प्रेशर है, ठीक है। तो इनिशियल रेट आर नॉट क्या हो जाएगा, के इंटू 0.6 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2, ठीक है। फिर किसी टी टाइम पर बोला जा रहा है कि पीसी का 0.2 ATM बन गया। अगर पीसी का 0.2 ATM बन गया तो इसका 0.2 ATM घटेगा, यानी कि 0.4 बचेगा, इसका भी 0.4 बच जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो अगर यहाँ पर 0.2 बनाना है तो बी कितना कंज्यूम होगा, 0.4 ATM, ठीक है। वो कोफिशिएंट का रोल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर टी टाइम पर आपका रेट हो जाएगा 0.4 की पावर 1 एंड 0.4 की पावर 2। तो यहीं पर अगर आपको आर नॉट अपॉन आर टी करना है, रेशियो लेना है रिलेटिव टू द इनिशियल रेट, या आर टी बाय आर नॉट पूछा है एक्चुअली, आर नॉट बाय आर टी नहीं, आर टी बाय आर नॉट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.4 अपॉन 0.8 का स्क्वायर, सो 2/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें ये एनालिसिस क्रूशल था, मतलब चाहिए तो मैं इसको अलग तरीके से लिख देता हूँ, 0.6 माइनस 0.2, 0.8 माइनस 0.4, ये 0.2 और 0.2 बनेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एक्स एक्स एन एक्स, एंड ये जो x है ये 0.2, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये 2x रहेगा, सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज हम लोग पिछले वाला एक बार क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन वाला पार्ट खत्म कर दिया था, ठीक है। एंड उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखे थे, पैरेलल काइनेटिक्स के और रिवर्सिबल काइनेटिक्स के, एंड उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करी थी वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने एक तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मेथड यूज किया था, ठीक है, टीसी या टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको बोल रहे थे हम लोग, ये तो एक ओल्ड मेथड होता था। हम लोगों ने ज्यादा फोकस करा था न्यू थ्योरी के ऊपर, विच इज कॉल्ड द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज समथिंग विच वाज बेस्ड ऑन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड इसमें हम लोगों ने एक सिंपल ऐसे बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज अकरिंग इन सिंगल स्टेप, इसका डिस्कशन किया था। मतलब A2 और B2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उससे AB बन रहा है, ठीक है, सिंपल कोलिजन होकर ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब इस चीज को हम लोग समझना चाह रहे थे कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कोलिजन्स की वजह से हो रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कोलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, राइट। पर देन हमें समझ में आया कि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिव होने के लिए एक कोलिजन को एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा,
एनर्जी बैरियर इसके लिए ताकि मॉलिक्यूल सफिशिएंटली पास आ पाए, ताकि उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सके, और ओरिएंटेशन भी इसीलिए क्योंकि ऑर्बिटल्स भी डायरेक्शनल होते हैं, तो इट इज नेसेसरी कि प्रॉपर डायरेक्शन में ही ओवरलैप हो ऑर्बिटल्स का, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इन चीज़ों को अकाउंट में लेने पर हमें टोटल कोलिजन्स को एक एनर्जी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आउट ऑफ द टोटल कोलिजन्स कितने ऐसे हैं जो एनर्जी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर पाते हैं और कितने ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर पाते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में हम लोग कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, इसको अब डिटेल करेंगे एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को आज की क्लास में। ये जितना मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ डाउट पूछना हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? ऑल राइट, तो अब हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैरियर। ठीक है, एनर्जी क्राइटेरिया या एनर्जी बैरियर। अब ये एनर्जी बैरियर को डिटेल में समझने की कोशिश करना, किस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में समझ सकते हैं। सो होता कैसा है दैट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो उसमें अरहेनियस ने एक थ्योरी प्रेजेंट करा। ठीक है, वो थ्योरी कैसा था? कन्वर्जन ऑफ reactants to products occurs via an unstable transition state। ठीक है, शॉर्ट में कई बार टीएस भी बोलेंगे, और इसको एक और नाम दिया जाता है कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि जब हम A2 और B2 से प्रोडक्ट में जाते हैं विच इज 2AB, है ना, ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए और ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो अरहेनियस कहना चाह रहा है दैट ये चीज ऐसे डायरेक्टली नहीं जाती है, ये एक अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट के थ्रू जाती है, जहां पर बॉन्ड्स फॉर्म होते रहते हैं एज वेल एज ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा आपको। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये कैसा है, यहाँ पर ये कैसा बोलना चाह रहे हैं कि ये मान लो ए का मॉलिक्यूल है और ये बी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपस में कोलाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर यहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं। ठीक है, एंड ये बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं, ए और बी के बीच के बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं, और ए और बी के बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं, और उसके बाद फिर फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं दैट ये जो बीच में बना
ठीक है, ये जो स्टेट आया बीच में, दिस इज एन अनस्टेबल स्टेट, इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बता रहे हैं। ठीक है, इस स्टेट में कैसा हो रहा है, इस स्टेट में बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं, दोनों चीजें साथ ही साथ में चलती जा रही है। इसकी वजह से ये स्टेट काफी अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में यहाँ पर 2-4 लाइनें लिख देता हूँ। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, AC एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ पोस्टुलेटेड स्पीशीज। पोस्टुलेटेड का मतलब क्या हो गया, मतलब थियोरेटिकल है। ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, किसी ने ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे आइसोलेट करके निकाल के दिखाई हो। जैसे रिएक्टेंट तो कैसा है, रिएक्टेंट ये एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आइसोलेट करके आप दिखा सकते हो, पर ये कैसा है कि ये ऐसे अलग से आइसोलेट करके नहीं दिखा सकते हैं, तो ये पोस्टुलेटेड स्पीशीज है। ठीक है, जिसके बारे में बोला जा रहा है विच हैज नो, हाँ कुछ डाउट पूछा आपने, एक्टिवेटेड मीन्स, एक्टिवेटेड वाला पार्ट में 1 मिनट रुक जाओ भूषण, मैं आपको इसमें जो एक्टिवेशन वर्ड है ना, वो एक्टिवेशन वर्ड क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो यस सर। एक्टिवेशन वर्ड किस लिए आया है। ठीक है, अभी ट्रांजिशन वर्ड तो समझ में आ रहा होगा ना, ट्रांजिशन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो अब कैसा है कि दिस स्पीशीज, ठीक है, इट्स अ पोस्टुलेटेड स्पीशीज, इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज नो, which has no independent existence। ठीक है, एंड ये काफी एनर्जी इसका ज्यादा रहता है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग conversion of reactants to products। ठीक है, एंड ऐसा है कि ये जो स्पीशीज है इसकी हम लोग बोलते हैं कि इसमें साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन अकर्स। ठीक है, मतलब इसमें कैसा हो रहा है कि मतलब साथ ही साथ में बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन अकर, leading to high vibrational character। ठीक है, लीडिंग टू हाई की जगह आप ऐसे बोल दो ग्रेटर, ग्रेटर वाइब्रेशनल कैरेक्टर। तो ये इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हो रही हैं जो हम लोग बता रहे हैं इसके बारे में कि रिएक्टेंट ये एक अपने आप में स्टेबल कंपाउंड होते हैं, स्टेबल स्पीशीज होते हैं, प्रोडक्ट भी अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल स्पीशीज होते हैं, पर जब रिएक्शन होता है तो हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो वो इस अनस्टेबल स्टेट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब इसी अनस्टेबल स्टेट को
हम लोग एनर्जी प्रोफाइल पर कैसे दिखाते हैं यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ऐसे वाई एक्सिस पर एनर्जी रहेगा, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पर हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अब मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो भी हो सकता है, मैं उसका भी ग्राफ बना दूंगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एच रहेगा विच इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड गाइस, हाँ ऑलराइट, सॉरी गाइस। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से बड़ा होगा अगर एंडोथर्मिक है तो, ठीक है। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, उसका भी मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो यानी कि क्या होगा कि अगर मैं रिएक्टेंट्स का एनर्जी बना रहा हूँ, उसका लेवल मान लो ये है ई आर, ठीक है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कैसा होगा, उससे बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट होगा तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल होगा ईपी, ठीक है। तो अब जो ये थ्योरी कह रहा है कि हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो हम लोग कैसा ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग एक अनस्टेबल स्टेट के थ्रू जाएंगे, जिसका एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसका एनर्जी, इसको हम लोग ई टी बोल देते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, ठीक है। इसका एनर्जी इन दोनों से ज्यादा रहेगा, ये समझ में आया। तो अब ये जो एनर्जी वाला क्राइटेरिया है, ये कहना चाह रहा है कि हमें जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी गैप है ई टी और ई आर के बीच में, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहां से एक्टिवेशन वर्ड आता है कि जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जब कोलिजन होने वाला है, ठीक है, तो उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस एनर्जी बैरियर को, ठीक है, जो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के पर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना है, उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। तो कोई स्लो स्पीड के रिएक्शन हो रहे होंगे, मतलब स्लो स्पीड के कोलिजन हो रहे होंगे, तो उनमें इतनी एनर्जी हो ही नहीं पाएगी कि वो ट्रांजिशन स्टेट बना पाए, तो वो कोलिजन भले हो जाएगा पर उससे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से हाईलाइट करेंगे। ई आर स्टैंड्स फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये टर्म्स, ई आर स्टैंड्स फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ reactants, EP stands for average energy of products, ठीक है। देन जो ET था, ET क्या है, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या हो गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी हो गया, ठीक है। इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो एक बार इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि
अगर आपको इसका एक मीनिंग भी लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर this would be the energy corresponding to the transition state। ठीक है, this will be the energy corresponding to activated complex or transition state। then comes EA। ठीक है, this is the most important one। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, ET माइनस ER। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। सॉरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें कैसा होगा, इसकी डेफिनेशन कैसा रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इसके लिए अपन लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which reactant molecules must acquire। ठीक है, ये उनके लिए ही है जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है। ठीक है, हैविंग एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड must acquire so that their mutual collision leads to formation of activated complex or transition state। ठीक है, तो ये ऐसा एनर्जी गैप या एनर्जी बैरियर ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये तो कैसा है, ये मैंने आपको एंडोथर्मिक के लिए बता दिया। यही चीज आप एक्सोथर्मिक के लिए भी लिख सकते हो। मान लो यही ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, सेम वाई एक्सिस एनर्जी है ना, एंड एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड से इस टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा H which is energy of products minus energy of reactants will be less than 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पर मान लो अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। ठीक है, ये ER हो जाएगा। ठीक है, और ये EP हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन द सेम थिंग हैपन्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी हमें एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, एक ज्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें वापस से आप नोटिस करना, दिस विल बी ET। ठीक है,
एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया था एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी गैप between the transition state and the reactants is what is we are going to call as EA, activation energy. अच्छा, अब इसमें मैं एक और छोटा सा फाइनल डिटेल और आपको बताऊंगा, विच इज अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये तो कैसा हो गया, हम लोग अगर किसी रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट देखना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना, ये फॉरवर्ड। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बट अगर यही चीज मान लो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में भी देख रहा होता, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ये बैकवर्ड। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये एफ लगा दूंगा मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ये बैकवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो ये था। ठीक है, ये फॉरवर्ड इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली हम लोग कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इमर्ज होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस करना दैट ये जो एनर्जी गैप रहेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा एच, है ना। तो ये डेल्टा एच एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स रहेगा। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड भी लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कई बार काम आ जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी रहेगी, यहाँ पर भी आप नोटिस करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। ठीक है, एंड ये कैसा रहेगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। एंड अगेन दिस कैन बी रिटन एज यू कैन सी ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कई बार आपको हैंडी आ जाता है। ये इतना पार्ट समझ में आया आपको, इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं आपको। यस सर। Yes, sir. है ना, इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जी डायग्राम है, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये 5 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। चलो फटाफट फटाफट होने वाले क्वेश्चंस हैं ये। और ये एक बार में आपको क्लैरिटी भी दे देंगे पूरी। हम्म, चाहिए तो मैं एक बार वापस से फॉर्मूला दिखा दूं। यहाँ पर देख लो, डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ये सवाल।
क्या क्या आंसर है पहला वाले का? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, right? So 200 will be equal to 80 minus ये backward. अरे ये कैसे हो गया? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक, अच्छा एक्सोथर्मिक बोला है तो यहाँ पर ये -200 लगेगा ना, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन विल बी -200, एक्सोथर्मिक बोला है तो हाँ, इससे अब आप करोगे तो आपका एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? 280। ओके, 86 का आंसर बताओ। -20 हाँ इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर x का वैल्यू 80, एकदम सही। अब वापस यहाँ पर देखो कि एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है एंड -30 बोला जा रहा है, तो ये एनर्जी हो गया डेल्टा एच हो गया -30 इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो इससे कितना आ जाएगा x 100, ठीक है। देन सेम यहाँ पर डेल्टा एच -10 दिया हुआ है इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, तो x कितना हो जाएगा 60, है ना। देन यहाँ पर एंडोथर्मिक बोला जा रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एंथैल्पी चेंज प्लस वाई लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना आ गया आपका एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अच्छा अब ऑब्जर्व करना, तो ये हम लोगों ने ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। अब कैसा होगा इसकी और डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सारे कोलिजन्स एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें अब आप नोटिस करना, अब हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसा बोलेंगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैव
हैविंग एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी reactant molecules having energy greater than or equal to the energy required to overcome this energy barrier, ठीक है, that fraction is what we are interested in, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओके और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ केटीजी में, ठीक है। इफ यू रिमेंबर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? ऐसा एक बेल शेप कर्व था, है ना। इसमें ये आपको याद है कि नहीं याद है? ये आप लोगों ने केटीजी में देखा था कि कम मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड कम होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड ज्यादा, एज इन कमी मॉलिक्यूल है जिनका स्पीड भी ज्यादा होगा। एंड फिर आपने यहाँ पर ऐसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सब का कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज भी देखे होंगे, राइट? ये याद है कि नहीं याद है? तो कैसा होता है कि जैसे ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वैसे ही एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का। सिमिलर इज द काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे एनर्जी रहता है एंड वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन रहता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड वो भी ऐसा ही बेल शेप कर्व रहता है कि कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी कम होगा, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, एंड मोस्टली सबका एनर्जी ऐसे एक मैक्सिमा के अराउंड लाई कर रहा होगा, ठीक है। बेल शेप कर्व कहते हैं इसको, बेल शेप डायग्राम। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इस ग्राफ का एरिया देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, एरिया अंडर ग्राफ, ये आता है e की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। कैसे, किसने कैलकुलेट करा, हाउ, डोंट वरी, ठीक है। ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर द ग्राफ आता है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करा, उसका इक्वेशन क्या था, वो आप चिंता मत करो, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज going to be asked, so I will just write here, don't worry। आप सिर्फ यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस करो दैट ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है ये क्या मीन करता है, इससे क्या हमें मिलता है। सो इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than activation energy, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था
that जो rate constant है k, that is proportional to z collision frequency into energy factor into orientation factor. तो उसमें ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी कैप्चर कर लिया है. इट इज दिस e की पावर माइनस EA बाय RT. ठीक है, कि इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी EA से ज्यादा होगा, दे विल बी एबल टू अंडरगो अ सक्सेसफुल कोलिजन फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब हम लोग ओरिएंटेशन क्राइटेरिया की तरफ भी जाएंगे. ठीक है, हाउएवर यहाँ पर अब आप नोटिस करना कि जो ओरिएंटेशन वाला क्राइटेरिया है वो टेम्परेचर वगैरह का उस पर कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर है, ठीक है, इसमें किस चीज पे डिपेंड करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने हैं तो वो एक तरीके से प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, है ना, तो ही हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा. पर अब ये जो एंगल ऑफ कोलिजन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर की डिटेल्स में जाते नहीं है. तो यहाँ पर मैं इस पर एक छोटा सा बस नोट लिख के छोड़ दूंगा. ठीक है, तो उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, ये मैंने आपको जैसे अभी पूरा टाइम लेकर एक्सप्लेन करा, ये क्या था, एनर्जी बैरियर था. ठीक है, अभी मैं ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में भी बात कर रहा हूँ, बट ओरिएंटेशन बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में नोटिस करना. यहाँ पर दिस इज डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. तो मैं क्या इसकी डिटेल में घुसना नहीं चाहूंगा अभी के लिए, मैं सिर्फ इसमें आपको इतना बता देता हूँ. ठीक है, ये ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, इसको एक और फैंसी नाम देते हैं स्टेरिक फैक्टर. ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेरिक फैक्टर captures the probability of correct orientation of collision. Correct orientation of collision, full stop. Theoretically, ठीक है, इसमें भी KTC हेल्प करती है. Its value lies between 0 and 1. Corresponding to the ratio of reaction cross sectional area of collision to general cross sectional area of collision. तो अब इसकी क्या है, हमको डिटेल में जाना नहीं है. ठीक है, इसकी डिटेल में हमको जाना नहीं है. क्यों? क्योंकि मान लो इसको कैसे करते हैं, मैं एक ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल 360 डिग्री एंगल से अप्रोच कर सकता है. ठीक है,
पर अभी कैसा है कि ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसको इसी एंगल से या इसी एंगल से अप्रोच कर रहा है तो फिर भी कोलिजन हो रहा है, बट यहाँ ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा तो कोलिजन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें कोलिजन हो रहा होता है उसको वर्सेस जो भी जनरल क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोलिजन का, उसको अकाउंट में लेकर इसके ऊपर एक एस्टिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि अब ये तो क्या हो गया, ये पूरा एंगल का रोटेशन हो गया। ठीक है, पूरा एंगल वाला बात हो गया, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो उससे इसके ऊपर कुछ खास लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो k रहेगा, ठीक है, k इज इक्वल टू ये जो हमने यहाँ पर लिखा z इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर को p लिख के छोड़ देते हैं, और फिर ये z इंटू पी को कंबाइन करके a बोल देते हैं। ठीक है, अरेनियस फैक्टर। ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा जिसमें हम लोग टेम्परेचर का डिपेंडेंस समझना चाहेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार वापस से डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। के क्या चीज है, रेट कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये के हो जाता है। देन z जो होता है, z क्या होता है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन ये जो स्मॉल p था वो क्या था, स्टेरिक फैक्टर, और ये z इंटू पी को जो मैंने कंबाइन करके लिख दिया उसको मैंने क्या बोल दिया, अर्हीनियस फैक्टर। ठीक है, अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल टर्म भी बोलते हैं कई बार, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, बाकी ये जो था e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये मैंने आपको बताया ये क्या था, दिस वाज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इसके अंदर ही थोड़ा सा और डिटेल करके बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मेरा एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जूल में है, जूल में है या किलो जूल में है, ठीक है, तो R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करना, एंड टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही यूज करना। ठीक है, अगर E का वैल्यू कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में है तो R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 या फिर 1.98 ये यूज करना, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज करना। ये यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो इससे हमें अब टेम्परेचर का डिपेंडेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ के
ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें एक चीज नोटिस करना, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के अंदर। ठीक है, अब आप नोटिस करना यहाँ पर एक तो टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में आ रहा है, एंड एक्चुअली ये एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर के अंदर भी होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट अभी जब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे तो हम उसको इग्नोर करेंगे, तो उसको मैं लिख के यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इन द अबव एक्सप्रेशन, ठीक है, टी कहाँ पर दिख रहा है, टी अपीयर्स इन द एक्सपोनेंशियल टर्म, exponential term as well as in the frequency factor। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर में भी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं दे आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, हाउएवर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाउएवर फॉर अ मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, वी फोकस ओनली ऑन द exponential term and assume a as constant। ठीक है, हम लोग a में चेंज नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि अगर मैं लॉन ले रहा हूँ तो कैसा दिखेगा, लॉन के विल बी इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, या फिर अगर मैं लॉग ले रहा हूँ तो लॉग के विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो ग्राफ रहेगा तो वो कैसा रहेगा, लीनियर ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है तो ये लॉन के वर्सेस 1/t का ग्राफ, this would be something which would be a linear graph with a slope equal to minus EA by R। ठीक है, एंड इसमें आप नोटिस करोगे तो कैसा हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो k का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा that as temperature increases ये also increases। इनफैक्ट इसको न्यूमेरिकली अगर मुझे इस तरीके से लिखना है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना है, से एट टेम्परेचर T1 rate constant is K1 and at temperature T2 rate constant is K2। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ln K2 by K1। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, बेसिकली दोनों के लिए लिख रहा हूँ ये। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ, log के या ln के वाला। ठीक है, ये मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इससे आ जाएगा ई ए बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। और अगर लॉग में लिखना है तो लॉग में भी लिख सकते हैं, log K2 by K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन हो गए जिससे हमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट में क्या चेंज होगा
वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊं आप लोगों को। अगर ये वाला पार्ट समझ में आया हो तो मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या क्या करा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग रुक गए थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटल कोलिजन्स पे डिपेंड करेगा, बट सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। वही कोलिजन जो कि एनर्जी फैक्टर और एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों को फुलफिल करेंगे, वो हमारे लिए इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाएंगे। उसी को मैंने आज थोड़ा सा और इलेबोरेट करा है, जिसमें मैंने आपको एनर्जी वाले फैक्टर को ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया है, क्योंकि इसी के अंदर टेम्परेचर का रोल रहेगा। ठीक है, एनर्जी वाले फैक्टर के अंदर ही टेम्परेचर का रोल रहेगा। जो दूसरा केस है, जो मतलब ओरिएंटेशन वाला फैक्टर है, उसमें टेम्परेचर का इतना लेना देना नहीं है, तो उसको हमने बस ऐसे ही एक बार के लिए लिख दिया कि चलो उसको एक बार लिख देते हैं, बाकी उसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो एनर्जी वाला फैक्टर था उसकी डिटेल्स में जब जा रहा था तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बाया अ ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट को ओवरकम करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लगता है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कितने मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं, उसका मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता दिया। ये इतने मॉलिक्यूल्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अब आपको समझ में आया दैट हम लोग टेम्परेचर पे डिपेंडेंस किस तरीके से देखेंगे। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया कि एक्सपोनेंशियल वाले टर्म पे ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑल्दो ए वाला टर्म भी वेरी करता है विद टेम्परेचर, बट उसको अभी कांस्टेंट ही मान लेंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करा है। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊँ अब। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन गंदा रहेगा। तो रेट कांस्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse. ठीक है, respectively. Determine
EA, activation energy, and A, Arrhenius frequency factor for the reaction, or you can say of the reaction. ये ट्राई करके बताओ मुझे फटाफट क्या आ रहा है.
आया आंसर? इसमें बस फॉर्मूला यूज करना है आपको। ln k2 बाय k1, ठीक है, इंटू ए बाय आर 1/t1 माइनस 1/t2, सो ln 0.07/0.02 is equal to a/8.314 into 1/600 माइनस 1/700। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये का वैल्यू आपका आ जाएगा 18230.8 जूल, और यू कैन से 18.23 किलो जूल। एंड इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट बैक इन ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो तो इससे आपका a का वैल्यू अराउंड 1.61 आ जाता है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली बहुत ही गंदे कैलकुलेशंस है, मैन्युअली तो नहीं हो पाएंगे, इसके लिए कैलकुलेटर ही लगेगा, बट जस्ट मैं आपको एक बार के लिए बताना चाह रहा था कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन, चलो मैं बुकलेट में से देख के देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें से ये वाला करके दिखाओ, चलो 90 वाला। इसका सलूशन दो, क्या रहेगा?
अच्छा, आया आंसर किसी का? कैसे कर रहे हैं इसमें? 3 टाइम्स फास्टर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि k at 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन k at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3। ठीक है, तो अगर मैं ln k2/k1 यूज कर रहा हूँ, है ना, ln k2/k1, या मैं log वाला यूज कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन में log वाले फॉर्मूला लिखे हैं। log k2/k1 it will be a upon 2.303 r into 1 upon t1 minus 1 upon t2। टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। एंड यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो है वो कैलोरी में पूछा है। अगर ये कैलोरी में पूछा है तो आर का वैल्यू 2 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर log 3 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 इंटू 2 इंटू, एंड टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। सो 273 माइनस 313। तो इससे अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा? ये आपका ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कैसे करना था ये? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक और एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर। लेट्स से ये वाला ग्राफ, इसको आप रीड करके बताओ। इसका आंसर दो। क्या आ रहा है आंसर?
इसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा है ना कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। तो ये आपका y एक्सेस है और ये आपका x एक्सेस है, राइट। और y इज इक्वल टू कैसा होता है, mx प्लस c, राइट। तो ये आपका इनफैक्ट नेगेटिव साइन के साथ में लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्लोप हो गया एंड ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर स्लोप के ऊपर फोकस करना है कि स्लोप का डेटा दिया हुआ उसमें ये छुपा रहता है, राइट। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 r 2.303 r और ये आपको दिया हुआ है माइनस 2.303। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये इज कमिंग आउट टू बी r एंड r कितना होता है कैलोरीज की यूनिट में, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो इसमें E का वैल्यू 2 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? तो किस तरीके से K जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज समझ में आई? ये इतना ही पार्ट रहेगा इसमें टेम्परेचर का। मतलब हम लोगों का कैसा है कि इसमें कंसंट्रेशन जितना डिटेल में हम लोग घुस घुस के एनालिसिस कर रहे थे वैसा उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं रहेगा। बस टेम्परेचर के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यही रहेगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करा सकता हूँ जो आपको हेल्प करेगा स्टेटमेंट याद करने में। मोर अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है, ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर EA, ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी ऑफ K विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप ग्राफिकली नोटिस करना। मान लो दो रिएक्शन है, ठीक है, जिनका ये डिफरेंट है, ठीक है। मान लो EA1 इज ग्रेटर देन EA2, ठीक है। EA1 इज ग्रेटर देन EA2, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। तो अब कैसा रहेगा, किसका स्लोप ज्यादा स्टीप रहेगा? जिसका EA ज्यादा होगा उसका स्लोप कैसा रहेगा? मतलब मान लो ये दोनों ग्राफ है, ठीक है। तो इनमें से मैं आपसे अगर पूछूं कि कौन सा 1 को करस्पॉन्ड करता है, कौन सा 2 को करस्पॉन्ड करता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? ये 1 को करस्पॉन्ड करेगा और ये 2 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोर EA implies more steep slope, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाय R। तो implies more EA more steep slope रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक टेम्परेचर था T1, इससे हम चले गए T2 पर, ठीक है। यू कैन से टेम्परेचर
बढ़ गया तो 1/t छोटा हो जाएगा। तो अब नोटिस करना यहाँ पर आप कि जो ग्राफ 1 है उसके अंदर चेंज कितना आ रहा है, ये ग्राफ 1 के अंदर का चेंज है, और ग्राफ 2 के अंदर का चेंज आप नोटिस करना कितना आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ 2 का रहेगा चेंज। ठीक है, चाहिए तो मैं 2 अलग कलर्स यूज करके करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्राफ 1 का कलर थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ। चलिए तो इसके लिए ऐसा ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। अरे यार, इसको रुको एक बार ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 1 का ग्राफ है। ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज आया वो मैं ग्रीन से ही हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये 1 में के में चेंज जो आया, और आप 2 का देखोगे तो 2 का कैसा है, ये 2 का लाइन था। ठीक है, तो 2 के लाइन में इतना सा चेंज आया, इतना सा चेंज आया। ठीक है, फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर चेंज किसके के में ज्यादा चेंज आ रहा है, ये समझ में आया आपको। यहाँ पर सेम टेम्परेचर चेंज में फॉर सेम change in temperature the value of K1 changed more। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो। ये समझ में आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी कि किसी रिएक्शन का ज्यादा ये है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी उसका टेम्परेचर में टेम्परेचर से चेंज की वजह से उसका के ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है या ये पार्ट समझ में आया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है टेम्परेचर वाला पार्ट जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, फिर हम लोग कैटलिस्ट वाला पार्ट भी देख सकते हैं। पर मुझे एक बार के लिए इसमें बताओ अगर कोई डाउट आ रहा है या समझ में आ गया। प्रतीक, समझ में आया। कहीं अटक गए तो बता दो भाई, ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है, मतलब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई चीज ऊपर से निकल गई हो तो। दर्शन आपको समझ में आ रहा है। और बाकी बच्चों को ओनकार, टास्कन नहीं आता आजकल, टास्कन कहाँ पर है। नहीं है ना टास्कन भी, टास्कन आजकल कुछ पूछते बोलते नहीं हो तुम।
सर कॉपी कुछ नहीं किया ना, इसलिए। तो तुम बाद में कॉपी करते हो कि नहीं करते हो जब मैं नोट्स भेज देता हूँ? करते हैं सर। तो उसमें कुछ डाउट आता है तो फिर पूछते पूछते क्यों नहीं हो? पूछ लिया करो। नहीं सर, आज ही नहीं लिखा। अच्छा, आज ही नहीं लिखा, क्यों? मतलब मोबाइल पर सर देख वो रहे हो? नहीं, वो सर बीच में रह गया था ना, तो सोचा बाद में लिखूंगा सब। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, अभी हाथों हाथ ही भेज देता हूँ मैं ये नोट्स वगैरह। बट कुछ बीच में अटक गया हो, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। कोई चीज कहीं पे अटक गए हो? देखो, मैं आप लोग बीच में अगर मुझे बोलोगे ना कि कॉपी करने के लिए रुको, तो मैं रुक भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस एक बार में पूरा लिखवाना चाह रहा हूँ, आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। पर कैसा है कि मैं एक बार ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाके फिर से इनको नोट्स को पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, कि घर पे जाके इनको रिवाइज करो और फिर उसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा मुझसे पूछो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्विज मैंने भेजा था, आप लोगों ने उसका आंसर की मैच करा? किसी ने ट्राई करा वो अलग जो मैंने भेजा था क्विज? यस सर। अच्छा, तो उसके जैसे और क्विज भेजूं मैं, ताकि पुराने चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहे, क्योंकि वो रहेंगे सब एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड। उसमें कुछ डाउट्स वगैरह हो तो भी डिस्कस कर लो मुझसे। बताओ, आप लोगों को, मेडिकल वाले बच्चों को तो लगा कि हाँ मतलब और ऐसे क्विज करने चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि जैसे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का बना के भेजा है, वैसे मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी बना के भेजूं, तो आप लोगों को उससे क्या होगा, एनसीईआरटी कवर होता जाएगा साथ साथ में, ठीक है। पुराना रिकैप भी होता जाएगा और एनसीईआरटी में जो जो मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर वाला पार्ट और कैटलिस्ट वाला पार्ट में कल डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं सर। चलो ठीक है फिर, ऑल राइट गाइस, थैंक यू।